हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग हमारी नई डीपीपी स्टार्ट करेंगे विच इज़ आवर डीपीपी नंबर 2.1। और ये जो डीपीपी है ये हमारी वेक्टर्स के ऊपर में बेस्ड रहेगी। तो चलिए वेक्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पर नीचे दी गई कौन सी क्वांटिटी जो है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है यानी कि जो स्केलर क्वांटिटी है वो हमें बताना है। तो इसमें क्या क्या दिया है? ऑप्शन ए टॉर्क, बी डिस्प्लेसमेंट, सी डाइपोल मोमेंट, डी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें टॉर्क के बारे में पूछा गया है। तो जैसे कि हमें पता है टॉर्क इज गिवन बाई आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, और जैसे कि हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। इसका मतलब ये है कि हमारा टॉर्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट, ये हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस जो होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। देयरफॉर फॉर डिस्प्लेसमेंट वी कैन से कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फिर बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। तो डाइपोल मोमेंट, इसको हम लोग हमारे 12th में पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म में। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज गिवन बाय ईदर ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। तो ये आ गया हमारे पास में q इंटू 2a वेक्टर। और क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम लोग बताते हैं नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इसीलिए ये भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देयरफॉर दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अगेन ए वेक्टर क्वांटिटी। अगला आ जाता है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये देखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको भी हम लोग 12th में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होता है, राइट? दिस इज गिवन बाय ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। और जैसे कि हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है या फिर जो स्केलर क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, राइट। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि सरफेस एरिया इज ए, सरफेस एरिया क्या होता है? ऑप्शन है कि एक स्केलर क्वांटिटी है, बी वेक्टर क्वांटिटी, बोथ ए एंड बी, एंड डी नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। तो जो सरफेस एरिया होता है ये इन टोटल हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि इसके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए सरफेस एरिया के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि इट इज ओनली ए स्केलर क्वांटिटी, एंड वी कैन राइट इट एज सरफेस एरिया हैज magnitude only, has magnitude only, therefore it is a scalar quantity, it is a scalar quantity। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज स्केलर, राइट। तो ये भी आपको समझ गया होगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रेशर, टेम्परेचर, मोमेंटम, वर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी आर स्केलर्स। तो यहाँ पर 4 फिजिकल क्वांटिटीज दी गई है और हमें बताना है कि इनमें से हमारी स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं प्रेशर, टेम्परेचर और वर्क को, वर्क ही लेके। तो ये तीनों ही हमारे स्केलर क्वांटिटी है, और मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हमें स्केलर क्वांटिटी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ से अब तो हम लोग ऑप्शन देख के बता सकते हैं, और इसमें लिख लीजिएगा कि प्रेशर, टेम्परेचर एंड वर्क they are scalar quantities, right। और
मोमेंटम ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो मोमेंटम के बारे में लिख लीजिएगा कि मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें यहाँ पर क्या चूज करना है, स्केलर क्वांटिटी को। तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, जो कि हमें हमारे ऑप्शन सी में ये ऑप्शन दिख रहा है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया है कि वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर 0 रिजल्ट्स 2। अगर एक वेक्टर को हम लोग 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये हमसे पूछ लिया गया है। तो देखिएगा, मान लीजिएगा कि हमारे पास में एक वेक्टर है ए वेक्टर, अगर इसको हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्टेंट हमें 0 वेक्टर मिलता है। 0 वेक्टर यानी कि उस दौरान पर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0, लेकिन डायरेक्शन अनडिफाइंड, नॉट क्लियर या फिर आर्बिट्रेरी होगी। तो इसीलिए किसी वेक्टर को अगर हम लोग 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्टेंट हमें क्या मिलता है, एक 0 वेक्टर मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है कि फाइंड द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप and 3i cap plus 6j cap minus 7k cap so that the resultant vector is a unit vector along the y axis। तो बोला गया है कि इन दोनों वेक्टर के साथ में एक कौन से ऐसे वेक्टर को ऐड करना चाहिए ताकि उसका रिजल्टेंट हमारा एक यूनिट वेक्टर मिले वाई एक्सिस की तरफ। और वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, जे कैप से बताते हैं, यानी कि वाई एक्सिस की डायरेक्शन दैट इज जे कैप। तो चलिए इसी कंडीशन के हिसाब से हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला वाला वेक्टर कौन सा है, दैट इज आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप प्लस 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 7k कैप। इन दोनों वेक्टर के साथ में एक तीसरा वेक्टर ऐड करना है, लेट अस से ये हमारा r वेक्टर है, ताकि रिजल्टेंट हमारा यूनिट वेक्टर y एक्सिस की तरफ मिले, यानी कि j कैप मिले। तो चलिए यहाँ पर एडिशन करते हैं, i कैप प्लस 3i कैप, ये हो जाएगा हमारा 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6j कैप, ये दे देगा हमें प्लस 3j कैप, फिर प्लस 2k कैप माइनस 7k कैप, इट विल गिव यू माइनस 5k कैप। और ऐड कर रहे हैं इसको हम लोग r वेक्टर के साथ में, इज इक्वल टू j कैप। तो यहाँ से अब हम लोग r वेक्टर निकाल लेते हैं, इन सारे टर्म्स को हम लोग इधर राइट की तरफ भेजते हैं। तो यहाँ से हम लोग कह पाएंगे कि r वेक्टर इज इक्वल टू j कैप माइनस, राइट, ये पूरे टर्म को इधर भेजते हैं तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं और ये पूरा टर्म इधर में आके माइनस में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस, ठीक है ना, ब्रैकेट में 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए माइनस 4i कैप हो जाएगा ये। और चलिए एक बार हम लोग इसको पूरे माइनस टर्म को पूरे इनके साथ में इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा j कैप माइनस 4i कैप माइनस 3j कैप और माइनस माइनस ये हो गया हमारा प्लस, दैट इज प्लस 5k कैप, इस प्रकार से। फिर बात करते हैं फाइनली यहाँ पर r वेक्टर की। तो r वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें मिल गया माइनस 4i कैप और ये j कैप को माइनस 3j के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2j कैप, और आखिर में क्या मिल रहा है हमें, ये प्लस 5k कैप। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, जिसको इन दोनों वेक्टर के साथ अगर ऐड करते हैं तो इसका रिजल्टेंट हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर मिलता है जिसकी डायरेक्शन y एक्सिस की तरफ होती है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, माइनस 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, जो कि हमें हमारे ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए फिर अगले सवाल पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया देखते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप इज, आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछ लिया गया है। तो इसको मान लीजिएगा कि हमारा एक वेक्टर का नाम दे देते हैं, दैट इज ए वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप है, इसी का ही हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। तो देखिए मैग्नीट्यूड हमें पता है, कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में इस वेक्टर के कंपोनेंट्स का स्क्वायर।
ठीक है ना, उनको आपस में ऐड करेंगे, दैट इज ये कंपोनेंट इसका क्या है, आपका कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस इसका कंपोनेंट जे कैप का 1, इसका स्क्वायर कर लिया हमने, और पूरा हमारा अंडर रूट में आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 + 1 दैट इज इक्वल टू, आंसर आ गया √2, जो कि हमारा ऑप्शन सी में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है हमें। अगला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, ये बोला गया है कि द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप प्लस जे कैप इज, कि इस यूनिट वेक्टर सॉरी द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप प्लस जे कैप इज, ठीक है, हाँ, आई कैप प्लस जे कैप का हमारा यूनिट वेक्टर क्या होगा या फिर इसके अलोंग हमारी डायरेक्शन क्या होगी, ये हमसे पूछ लिया गया। तो मान लीजिएगा कि ये हमारा वेक्टर है, इसको हम लोग बता देते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। तो इसी वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर बताना है। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर के अलोंग उसकी डायरेक्शन बताता है, और हमें पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ जाएगा ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड दैट इज ए, और ए वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप, इस प्रकार से डिवाइडेड विद इसी ए का मैग्नीट्यूड। तो आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये इस प्रकार से इज इक्वल टू फाइनली मिल जाएगा ये आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड विद √2, इस प्रकार से, यानी कि सही आंसर हमारा हो गया ऑप्शन सी विच इज आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2। चलिए आगे बढ़ सकते हैं फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि व्हाट हैपन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर बाय -2। अगर किसी वेक्टर को हम लोग -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में दिया गया है कि डायरेक्शन रिवर्सेज एंड यूनिट चेंजेस, कि डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और यूनिट भी चेंज हो जाएगी। फिर बोला गया है कि डायरेक्शन रिवर्सेज एंड मैग्नीट्यूड इज डबल, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। सी डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज एंड यूनिट चेंजेस, कि डायरेक्शन तो वैसी की वैसी रहेगी, बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसकी यूनिट चेंज हो जाएगी। या फिर नन ऑफ द अबव, कि कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, ये हमसे बोला जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, इसको हमें चूज करना है। तो मान लीजिएगा कि हमारे पास में एक वेक्टर है ए वेक्टर, अगर इस वेक्टर को हम लोग -2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -2, तो सबसे पहले अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करना है यानी कि इसका मैग्नीट्यूड डबल कर देना, ट्वाइस हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो इसके मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी जो डंडी की लेंथ है वो हमारी डबल हो जाएगी, और माइनस के साथ ये मल्टीप्लाई है यानी कि इसकी डायरेक्शन हमारी रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा जिसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर से डबल होगा और उसकी डायरेक्शन ए वेक्टर से जस्ट उल्टी होगी। तो मान लीजिएगा इसको हम लोग हमारे बी वेक्टर से बता रहे हैं, तो बी वेक्टर क्या हो गया, दिस इज योर -2 ए वेक्टर। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं कि दस when a vector is multiplied by a negative scalar number that is -2, then its magnitude gets doubled and direction gets रिवर्स, राइट। यानी कि अगर हम लोग किसी एक वेक्टर को नेगेटिव स्केलर, जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है -2, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा,
लेकिन इसके साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, जो कि हमें हमारे ऑप्शन बी में ये पॉइंट मेंशन किया गया है, दैट इज डायरेक्शन रिवर्सेस इन मैग्नीट्यूड इज डबल्ड। ठीक है, तो चलिए फिर अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या दिया गया है। अगला सवाल दिया गया है कि फॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स टू बी मैक्सिमम व्हाट मस्ट बी द एंगल बिटवीन देम, कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए उनके बीच एंगल कितना होना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट यानी कि उन दोनों वेक्टर्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं और ऐड करके जो रिजल्टेंट निकलता है उसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसको हम लोग कह सकते हैं, मान लीजिएगा ये आर वेक्टर हमारा रिजल्टेंट को डिनोट कर रहा है, जो कि क्या है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और उसके बाद में इसका मैग्नीट्यूड लेना, जिसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमें रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो थीटा क्या होना चाहिए, तो थीटा ऐसा हो कि कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और ये हमारा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे मिलती है। तो यानी कि दोनों वेक्टर्स के बीच में हमारा एंगल 0 डिग्री होना चाहिए या फिर दोनों एक दूसरे से पैरेलल होना चाहिए। सो फॉर दिस वी कैन से दस फॉर r to be maximum, r to be maximum, theta should be 0 डिग्री और both the vectors shall be पैरेलल। इस प्रकार से यानी कि सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज 0 डिग्री। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड हुज वेक्टर सम कैन इक्वल टू 0 इज। तो हमारे पास में अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स है, यानी कि जिनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो ऐसे कितने कम से कम वेक्टर लगेंगे जिनको अगर हम लोग वेक्टरली ऐड करें तो रिजल्टेंट हमारा 0 बने। तो मान लीजिएगा कि हमारे पास में पहले दो ऐसे अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कंसीडर कर लीजिएगा कि ये हमारा ए वेक्टर है, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए या फिर मिनिमम बनाने के लिए हमारे पास में दूसरा वेक्टर इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो ऐसा। लेकिन क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट हमारा उस डायरेक्शन में वेक्टर हो जाएगा जो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा बड़ा है। तो यहाँ पर हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिएगा कि इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है ये इस तरीके से, इसको कैंसिल आउट करने के लिए या फिर 0 बनाने के लिए हमें तीसरे वेक्टर की जरूरत पड़ेगी जो कि इसके इतने ही मैग्नीट्यूड का हो लेकिन उसकी डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट है। यानी कि इन टोटल हमें कितने वेक्टर्स लग रहे हैं, 1 2 और 3 वेक्टर्स लग रहे हैं। तो यानी कि साफ साफ ये कहा जा सकता है कि अगर हमारे पास में 3 वेक्टर्स हो लेकिन सभी के सभी का मैग्नीट्यूड अलग हो, अनइक्वल हो, तो ऐसे हमें मिनिमम 3 वेक्टर्स लगेंगे जिसका रिजल्टेंट 0 होने के लिए, ठीक है ना, हमें ये 3 वेक्टर्स लग रहे हैं। तो ये पॉइंट मेंशन किया जा सकता है यहाँ पर कि मिनिमम 3 वेक्टर्स ऑफ unequal magnitude are required to make vector sum equal to 0। ठीक है ना, यानी कि हमें
मिनिमम 3 वेक्टर्स लगेंगे जो कि हमारे अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स के हैं, ताकि उनका रिजल्टेंट या फिर वेक्टर सम 0 हो जाए। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी विच इज 3। ठीक है, आगे आते हैं अगले सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है कि टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड्स 8 एंड 10 कैन हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट एज। दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 8 और 10 हो, इनका रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये हमसे पूछ लिया गया है। तो देखिएगा मैक्सिमम की अगर हम लोग बात करें तो दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो, पैरेलल होना जरूरी है, और उस दौरान पर इनका मैग्नीट्यूड आ जाता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाता है a प्लस बी, यानी कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड बन जाएगा हमारे पास में 10 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 18। इसी प्रकार से अगर हमें मिनिमम मैग्नीट्यूड बताना है इनका रिजल्टेंट का, तो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, और इस दौरान पर मिनिमम मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का आ जाएगा a माइनस बी, दैट इज 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, दैट इज 18,2, ये हमारा सही आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है कि गिवन दैट p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर इज इक्वल टू 0, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो अगर ये कंडीशन हमें दिया गया है कि p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल प्लस r वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो, तो नीचे दी गई कौन सी स्टेटमेंट सही हो सकती है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर p, q और r के बीच में रिलेशन दी गई है इक्वेशन के हिसाब से, उनके मैग्नीट्यूड के हिसाब से इक्वेशन दे रखी है। तो देखिए समझते हैं इसको। हमें दिया गया है कि p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर इज इक्वल टू 0 है। तो अगर हम लोग r वेक्टर को इधर भेजें तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगी p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ r वेक्टर। दोनों साइड का मैग्नीट्यूड लेंगे तो दोनों साइड का मैग्नीट्यूड भी हमारा इक्वल होना चाहिए, यानी कि कहा जा सकता है कि मॉड ऑफ या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। और ये कंडीशन हमें हमारे ऑप्शन बी में दिखाई दे रही है। तो यानी कि सही आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन बी विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, यानी कि p वेक्टर प्लस q वेक्टर का रिजल्टेंट हमारा एक यूनिट वेक्टर है x एक्सिस के अलोंग, यानी कि इसका रिजल्टेंट हमें i कैप मिल रहा है। सो इफ p वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q वेक्टर। अगर इसमें p वेक्टर की वैल्यू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप है, तो बताइए q वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इक्वेशन के हिसाब से चलते हैं। हमें दिया गया है कि p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप है, और p वेक्टर की वैल्यू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप दी हुई है, तो इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं, दैट इज i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस q वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप हो गया। तो यहाँ से अब हम लोग q वेक्टर की वैल्यू बता सकते हैं। तो क्या करिएगा, q वेक्टर को इधर ही रहने दीजिएगा और बाकी सारे टर्म्स है उसको राइट की तरफ भेज दीजिए। तो ये आ जाएगा हमारा i कैप माइनस में i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इज इक्वल्स टू, इस माइनस साइन को अंदर में सभी के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, ये i कैप माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, यानी कि हमारा रिजल्टेंट मिल जाएगा, ये i कैप माइनस i कैप कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा j कैप माइनस k कैप, यानी कि q वेक्टर की वैल्यू होनी चाहिए j कैप माइनस k कैप, और यही हमारे ऑप्शन बी में हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये हमें दिया गया है कि a वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप, b वेक्टर इज इक्वल्स टू 3j कैप माइनस k कैप,
एंड सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 6i कैप माइनस 2k कैप वैल्यू ऑफ ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर वुड बी। तो ए वेक्टर इतना बताया गया है, बी वेक्टर इतना है और सी वेक्टर इतना है, और इस इक्वेशन के हिसाब से हमारा आंसर क्या निकल के आएगा ये हमसे पूछ लिया गया। तो देखिएगा हमारी गिवन इक्वेशन क्या है, ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। तो यहाँ पर हर एक वेक्टर्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या दी है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस, सॉरी ये आपका माइनस 2, और बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये दी है 3j कैप माइनस k कैप, फिर आपका प्लस 3c वेक्टर, सी वेक्टर क्या दिया है, इट इज 6i कैप माइनस 2k कैप, यानी कि ये हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2 को अंदर में मल्टीप्लाई करिएगा तो ये बन जाएगा माइनस 6j कैप माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 2k कैप, फिर यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में तो क्या बन जाएगा, ये हमारा टर्म पहला टर्म हो जाएगा प्लस 18i कैप, दूसरा टर्म माइनस, ठीक है ना, 3 इंटू 2 यानी कि 6 दैट इज माइनस 6k कैप इज इक्वल टू, फाइनली हम लोग सिमिलर यूनिट वेक्टर्स को ऐड कर लेते हैं। तो 2i कैप प्लस 18i कैप ये आ गया हमारा 20i कैप, j कैप और माइनस 6j कैप तो ये बन जाएगा माइनस 5j कैप, और आखिर में k कैप के टर्म कौन से, 2k कैप और माइनस 6k कैप, यानी कि ये बन गया हमारा माइनस 4k कैप। और ऑप्शन में इसको चेक करिएगा तो यही आंसर हमें हमारे ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, यानी कि सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है एट व्हाट एंगल शुड द टू वेक्टर्स 2p एंड रूट 2p एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज p रूट 10, कि दो वेक्टर्स हैं 2p और रूट 2p, राइट, ये एक दूसरे के किस एंगल पे होना चाहिए ताकि रिजल्टेंट हमारा p रूट 10 निकल के आए। तो रिजल्टेंट की बात हो रही है तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट की अगर बात करें तो रिजल्टेंट के लिए हम लोग कह सकते हैं कि रिजल्टेंट r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो जैसे कि हमें दिया गया है हमारा रिजल्टेंट कितना है p रूट 10, तो रिजल्टेंट बन गया हमारे पास में p रूट 10, और अब a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, a हो गया हमारे पास में 2p तो ये आ गया 2p का स्क्वायर, प्लस b क्या है रूट 2p तो ये बन गया हमारे पास में रूट 2p का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a इंटू बी, a कितना है, a है हमारे पास में 2p तो ये हो गया 2p इंटू b क्या है, b है हमारा रूट 2p तो यहाँ पर ये रूट 2p लिख लीजिएगा इंटू कॉस थीटा, तो अल्टीमेटली हमें ये थीटा एंगल निकालना है और ये पूरा हमारा अंडर रूट में चल रहा है। तो दोनों साइड का होल स्क्वायर करते हैं, p रूट 10 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 10p स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा और 2p का स्क्वायर दिस इज 4p स्क्वायर रूट 2p का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये आ गया हमारा प्लस 2p स्क्वायर, और यहाँ पर 2 इंटू रूट 2 यानी कि ये बन गया 4 रूट 2 p इंटू पी यानी कि p स्क्वायर, और फाइनली कॉस थीटा, ठीक है ना, ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये 4p स्क्वायर को इधर लेफ्ट में भेजेंगे तो माइनस 4p स्क्वायर आ जाएगा, तो 10p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर ये हमारा 4p स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये टर्म बचा तो क्या आ गया, ये 4 रूट 2 p स्क्वायर कॉस थीटा, दोनों साइड से, राइट, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यानी कि क्या मिल गया हमें, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2,
तो थीटा एंगल हमें निकालना है, तो थीटा के लिए हम लोग कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2। तो कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 यानी कि ये बन गया हमारा 45 डिग्री। तो सही आंसर हमें हमारे ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन ए विच इज 45 डिग्री। चलिए फिर अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, सवाल दिया गया है कि 3 वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए आर एक्टिंग एट ए पॉइंट सच दैट एंगल बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव वेक्टर्स इन सेम प्लेन इज 60 डिग्री। हमारे पास में 3 वेक्टर्स हैं, हर एक का मैग्नीट्यूड सेम है, कितना है, ए है, राइट। और ये तीनों एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं इस तरह से ताकि हर कोई भी दो पास वाले जो वेक्टर हैं, कंसेक्यूटिव वेक्टर्स हैं, उनके बीच का एंगल हमारा 60 डिग्री है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज, इन तीनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट बनेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हमसे पूछ लिया गया। तो यहाँ पर हमारे डायग्राम को सिचुएशन के साथ समझते हैं कि मान लीजिएगा ये हमारे 3 वेक्टर्स ऐसे हैं, ये ए वेक्टर ले लीजिएगा, फिर दूसरा वाला वेक्टर बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल हमारा 60 डिग्री है, और फाइनली ये हमारा सी वेक्टर, तो ये बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल हमारा फिर से 60 डिग्री है। तो ये ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर और ये है हमारा सी वेक्टर। तो यहाँ पर ये एंगल हमारा 60 डिग्री, ये एंगल हमारा 60 डिग्री, और ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। तो क्योंकि ये हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए अगर हम लोग ए और सी का रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसका रिजल्टेंट इन दोनों को बाइसेक्ट करते हुए मिलेगा। यानी कि अगर हम लोग इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सॉल्व करें, ए वेक्टर और सी वेक्टर का रिजल्टेंट ये हमारा इस तरीके से बी वेक्टर के अलोंग ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ए और सी वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें देखना है, तो क्या कहेंगे हम लोग, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, तो क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और रिजल्टेंट हमें बाइसेक्ट होते हुए मिलेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास में 2a, ठीक है ना, कॉस ऑफ इन दोनों के बीच का आधा एंगल विच इज 60 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास में 2a इंटू कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2। देयरफॉर ये हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो क्या मिल गया, ये हमें a मिल गया। देयरफॉर इन तीनों का मैग्नीट्यूड, ए और सी का मैग्नीट्यूड तो हमारा बी वेक्टर के अलोंग, राइट, और बी वेक्टर के साथ में अगर हम लोग ए और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें ऐड करना होगा, तो हम लोग कह पाएंगे कि देयरफॉर मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर विल गिव यू, ए और सी का रिजल्टेंट हमारा कितना आया ए, और बी का भी मैग्नीट्यूड हमारा ए है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो इसीलिए क्या हो गया a प्लस ए दैट इज इक्वल टू 2a, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में दिया गया है इफ p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर माइनस q वेक्टर, देन अगर p वेक्टर प्लस q वेक्टर p माइनस q वेक्टर के बराबर है तो कौन सी कंडीशन हमारे ऑप्शन के हिसाब से सही होगी। तो देखिएगा क्या दिया गया है, p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर माइनस q वेक्टर। तो ये p वेक्टर और ये भी हमारा p वेक्टर, इसको इधर लेके आएंगे तो p वेक्टर और p वेक्टर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, q वेक्टर इज इक्वल टू माइनस q वेक्टर, इस माइनस q वेक्टर को इधर लेके आएंगे तो प्लस q वेक्टर हो जाएगा, तो प्लस q वेक्टर प्लस q वेक्टर कितना आ जाएगा, प्लस 2q वेक्टर आ गया। तो यानी कि कह सकते हैं कि 2q वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, एंड फाइनली वी कैन से कि q वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 वेक्टर। 2 को इधर डिवाइड करेंगे 0 के साथ तो 0 हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा हो गया है, सही आंसर हो गया है ऑप्शन बी विच इज q वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट। आज की क्लास का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा डिस्कस करने के लिए, और बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाई आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी, राइट। तो क्या दिया गया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो हमारा ए माइनस बी है। तो ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा ये हमसे पूछ लिया गया है। तो जैसे कि हमें पता है कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, ठीक है ना, या फिर उनका एडिशन का मैग्नीट्यूड दिया जाता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से। और ये जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड हमें a माइनस बी दिया गया है। तो यानी कि r की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आ गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू, राइट, ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट। ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, ठीक है ना, आपस में सब्ट्रैक्ट होके जीरो हो गए। बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर आपस में सब्ट्रैक्ट होके जीरो हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा टर्म क्या मिल रहा है, माइनस 2ab इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या टर्म मिल रहा है, इज 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये 2ab से 2ab को कैंसिल आउट कीजिएगा, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। सो वी कैन से कि कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1, और कॉस इनवर्स ऑफ -1 यानी कि ये हो गया हमारा 180 डिग्री। तो सही आंसर हो गया है हमारा ऑप्शन बी विच इज 180 डिग्री। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, राइट। तो चलते हैं फिर, अगली क्लास में मिलेंगे। और पढ़ाई ऐसे करिए ताकि आपके दिमाग में छप जाए, दैट इज़ स्टडी दैट मीन्स। एंड सो गुड नाइट एंड बाय बाय।